फिजूल खर्ची पर रोक, बघेल सरकार का बड़ा फैसला, बचत से बढ़ेगी इकोनॉमी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के कारण भूपेश सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसलिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों को फिजूल खर्ची रोकने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची कम करने के लिए कहा है। उन्होंने मंत्रियों के साथ विभागीय अधिकारियों को भी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जो खर्च की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सतत निगरानी कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लगातार हो रही है और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऐसे कार्य जिससे मजदूरों को, गरीबों को सीधे राहत मिल रहा है, उनको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्य जो ग्रामीण क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र में विकास के सारे जो काम हो रहे हैं, उसको भी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन कार्यों को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है विभाग के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभाग के सभी मंत्रियों को और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि राजस्व की प्राप्तियां किसमें बढ़ाई जा सकती हैं और बेवजह जो खर्चे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। वही सरकार के इस कदम को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार कहती है कि रिजर्व बैंक से उसे रिवॉर्ड मिला है। अगर रिवॉर्ड मिला है तो परिस्थितियां अच्छी हैं, तो फिर इस तरह के फिजूल खर्च रोकने के निर्देश देने की जरूरत क्या है। उन्होंने सरकार को कंफ्यूज बताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार आर्थिक मामलों में स्वयं ही कंफ्यूज है। कभी ये कहते हैं कि रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है कि पूरे भारत देश में सबसे अच्छा काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि आर्थिक मामलों में ये विफल है, तो ये कहते हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो पहले ये तय करें कि रिजर्व बैंक सही बोल रहा है कि भाजपा का आरोप सही है, और खर्च कटौती के मामले में अगर ये बयान देते हैं तो ये ना समझें कि इससे विकास के कार्य वो रोकना चाहते हैं। विकास के कार्य बाधित नहीं होने चाहिए, फंड पर्याप्त है और सरकार तय करे कि आखिर सही क्या है। देश में कोरोना के कारण 22 मार्च से लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में कामकाज पूरी तरह से ठप है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति दुरुस्त रहे, इसलिए सीएम बघेल ने फिजूल खर्ची कम करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस पर भी अब सियासत होने लगी है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बचत की इकॉनमी, जी हां, फिजूल खर्च रोकने पर मुख्यमंत्री बघेल ने विभागों को निर्देश दिए कि जहां जहां फिजूल खर्च हो रही है या रोका जा सकता है उसे रोका जाए। हाँ, जो मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए जो काम हो रहे हैं, उन कामों में किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिजूल खर्च रोका जाएगा। ये फिजूल खर्च रोक कर क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? अगर आएगी तो कितनी आ पाएगी और कहाँ कहाँ पर फिजूल खर्ची रोकने की ज़रूरत है? वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता रहा है हिंदुस्तान में कि बचत बहुत ज़रूरी है, मितव्ययिता बेहद ज़रूरी है, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्च रोकना धन कमाने के बराबर भी माना जाता है। तो वाकई एक अहम कुंजी तो है, लेकिन इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार को कन्फ्यूज़ बता दिया है। क्यों कन्फ्यूज़ सरकार को बता रही है? इस फिजूल खर्ची रोकने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भाजपा से। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत अमित जी आपका। और हमारे स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। सुंदरानी जी, फिजूल खर्च सरकार ने एक रास्ता निकाला है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए फिजूल खर्च रोक कर। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये जो कुंजी है काम आएगी? अभिषेक जी, चलिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के अधीन जितने मंत्री हैं या अन्य विभागीय फिजूल खर्ची चल रही थी, रोकता उसी को है जो व्यक्ति महसूस करता है कि गलत प्रकार के खर्च हो रहे थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, फिजूल खर्ची रोकना एक अत्यंत ही आज के युग में आवश्यक है। जब भी, मैं तो व्यापारी परिवार से आता हूं, जब भी कोई संकट आता है परिवार के ऊपर,
तो सबसे पहले अपने लीकेज बंद करता है अभी और फिजूल खर्ची को रोक लगाता है। सरकार को देर से सही अगर इस बात का एहसास हो गया कि इस समय फिजूल खर्ची रोका जाना चाहिए, रोकना चाहिए, निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने के लिए एक अच्छा कदम है, हर एक को उठाना चाहिए। मैं तो निजी जिंदगी में भी लोगों से यही अपील करूंगा कि आने वाला समय इतना कठिन है कि जो भी संभव हो ऐसे लीकेज बंद कर देना चाहिए खर्चों के और फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। दूसरी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पिछले दिनों आरबीआई की रिपोर्ट आई कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ऐसा कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं। तो कहाँ दिक्कतें हैं, क्यों दिक्कतें हैं और क्यों आर्थिक पैकेज की बार बार भ्रम फैलाने के लिए कि केंद्र से हम आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं, केंद्र नहीं दे रहा है। ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में क्यों निर्मित हो रही है? क्या मोदी जी ने किसी राज्य को आर्थिक पैकेज दिया हो, अब छत्तीसगढ़ को न दिया हो, तब ये छत्तीसगढ़ की सरकार ये कहे कि हमारी उपेक्षा करी, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा? बार बार ये आरोप लगाकर कहीं न कहीं केंद्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रेलवे से 28 ट्रेनें मांगी गई। 28 ट्रेनें कहाँ के लिए लगेगी, कहाँ से मजदूर आएंगे, कहाँ पे वो एकत्रित होंगे, कहाँ से ट्रेन शुरू होगी, कहाँ उनको छोड़ेगी, ये अभी तक डिटेल केंद्र सरकार को नहीं दिया। 28 ट्रेन मांगने से ट्रेन मिल जाएगी, एक हल्ला मचाया गया कि केंद्र सरकार मजदूरों को पहुंचाने के लिए भी पैसे मांग रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये कह डाला कि पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि नहीं, हम हमारे प्रदेश के मजदूरों का खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि 85% सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही रेलवे को और 15% मात्र राज्य सरकार को देना है। और कितना इन्होंने केंद्र को बदनाम करने की एक योजना रची। बाद में सारा दूध का दूध पानी हुआ। क्या 15% राज्यों को नहीं देना चाहिए? और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना कोरोना वायरस को दबाने के लिए खर्च किया। भगवान भरोसे चल रहा है। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा छत्तीसगढ़ के ऊपर है। और आज जितने भी इलाज हुए, जितने भी पॉजिटिव से निगेटिव में परिवर्तित हुए मरीज, कहीं न कहीं एम्स और केंद्र सरकार के ही प्रयास उसमें दिखे। राज्य सरकार की कितनी भूमिका दिखी है सबके सामने। चलिए, क्या सरकार फिजूल खर्च रोकना चाहती है? अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ। अमित जी, कहां पर फिजूल खर्च रोका जाएगा? कैसे सरकार सोच रही कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? जी देखिए अभिषेक जी, आपने पहले भी देखा है कि जब मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने अपने टारगेट से उन्होंने जो काम किया था, 4 गाड़ी को हटाने का उन्होंने काम किया था। आपने देखा है कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार इस प्रदेश को कर्ज में लाद के गई है, उससे कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि जब से हमारे को उनका आशीर्वाद मिला और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तो तब से हमारा जो ध्यान है कि कैसे हम छत्तीसगढ़ की जनता को उसका सीधा लाभ दे सकें, कैसे हम छत्तीसगढ़ की जनता को उसका फायदा मिल सके। उनके टैक्स से जो पैसा आता है, एक एक पैसे की गाड़ी कमाई का उनको हिसाब मिले और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार कैसे समृद्ध छत्तीसगढ़ बने, हमारा प्रयास हमेशा से ये रहा है। और आप पिछले 1.25 साल में अगर देखेंगे तो एक कार्य योजना बना के जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी करिश्माई जो नेतृत्व है जिनका, मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि जिनकी गतिशीलता और दूरदृष्टिता के नेतृत्व में आप सिर्फ 1.25 साल में आप देखेंगे कि आज छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी आई है। और छत्तीसगढ़ के लोगों की आंखों की चमक ये बताती है कि जिस प्रकार का यहाँ काम हो रहा है और जिस प्रकार आपने देखा कि अभी जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली है और जिस प्रकार से आज पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ की प्रशंसा हो रही है कि कितने अच्छे से सरकार, यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, लोग यहाँ के जागरूक हैं, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जिस प्रकार अभी हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हमारे बड़े भाई सुंदरानी जी कह रहे थे कि आप पैसा मांगते हैं केंद्र से। भाई साहब, ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम के तहत आप देखिए कि हम कई बार लेटर लिख चुके हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ का जो हक का पैसा है वो भी वहां पर केंद्र सरकार देने में नानुकुर करती है और 6-6, 7-7 महीना नहीं देती है। और अभी हमने देखा है कि किट के मामले में भी आप देखिए कि किस प्रकार से दोहरापन वो भाजपा जो केंद्र की सरकार है वो कर रही थी। आज राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आपने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब मजदूर, कृषि जो भी उनसे संबंधित काम है, विकास के काम है, वो कोई भी नहीं रुकेगा।
लेकिन अगर हम कहीं से कटौती कर सकते हैं तो उसमें क्या खराबी भाजपा वालों को दिखती है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे अच्छे से याद है कि जब इनकी सरकारें थी तो किस प्रकार बिना कुछ कमीशन दिए फाइल इधर से उधर जाती नहीं थी, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार का इस प्रदेश में आलम भ्रष्टाचार का वहां चल रहा था छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के समय, इसीलिए जनता भी उससे त्रस्त हो गई थी अभिषेक जी, और 15 साल बेमिसाल, इसीलिए शायद 14 में लाके उनको छोड़ा है। तो आज अगर कुछ चीजों से अगर वो पैसा बच जाता है और छत्तीसगढ़ की जनता के विकास में लगता है, तो इसमें किसी को क्यों तकलीफ होती है, किसी के पेट में क्यों दर्द होता है, मुझे ये विपक्ष से पूछना है। चलिए, विपक्ष से ये भी हम पूछेंगे। धर्मेंद्र जी, कहाँ पर फिजूल खर्च होना जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए, और क्या ये सहायक सिद्ध होगा छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए? अभिषेक, देखिए, चाणक्य ने भी कहा था कि राजा को मितव्ययी होना चाहिए, विलासिता का त्याग करना चाहिए। तो यदि भूपेश बघेल की सरकार ने यह फैसला किया है कि उनकी सरकार अब मितव्ययी होने जा रही है, जो फिजूल के खर्च हैं उसको बंद करने की तैयारी, तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुंदरानी जी इसका स्वागत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश उत्सव धर्मी है। सरकारें उत्सव पे बहुत पैसा खर्च करती हैं, न केवल इस फाइनेंशियल ईयर में बल्कि अगले वित्त वर्ष में भी हमको ये तय करना होगा कि जो उत्सव धर्मिता है वो हमें छोड़नी पड़ेगी। उदाहरण के लिए जो सरकारी विलासिता की जो स्थिति रही है छत्तीसगढ़ में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर कि राज्य सरकार ने तय किया था कि 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की गाड़ियां न किसी अधिकारी के लिए खरीदी जाएगी, न किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले राजनेता के लिए खरीदी जाएगी, न और किसी को 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की गाड़ी खरीदने का अधिकार होगा। उसमें हालांकि ये कंडीशन ये जरूर था कि वित्त विभाग की सहमति के बाद वो की जा सकती है, लेकिन हमने पिछले 19-20 सालों में छत्तीसगढ़ में देखा है कि जो प्रोविजन राज्य सरकार ने खुद अपने लिए किए थे, उन सारे का लगातार वायलेशन होता रहा है। 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदने की बात होती थी, 18 लाख की गाड़ियां खरीद ली जाती थी, 36 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली जाती थी। ये व्यवस्था न केवल पिछली सरकारों में रही बल्कि इस सरकार में भी कई चीजें इस तरह की देखने को मिली है। यदि हम उत्सवों पे काफी राशि खर्च करते हैं, बैठकों में जो चाय पानी के नाम पर जो खर्च होता है, यदि आप उसका एक जायज ब्यौरा निकाल करके देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वो साल में करोड़ों रुपए में चला जाता है। एक एक दफ्तर का जो खर्च है वो कई लाख रुपए का होता है। सरकारी दफ्तरों के सोफा सेट आप का हिसाब निकलवा लें तो वो आप देख करके चौंक जाएंगे कि कई 100 करोड़ रुपए के सोफे राज्य सरकार ने खरीदे हैं अपने दफ्तरों के लिए। ये सारी चीजें जो है ये चिंताजनक स्थिति है। यदि हम इस प्रदेश का 56 लाख या 54 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है और उसको अंत्योदय योजना के तहत अन्न लेना पड़ता है, और वहीं हम एक एक दफ्तर में 15-15 लाख रुपए के सोफे खरीद के रखते हैं, तो ये जो व्यवस्था है उसको अब समझने की जरूरत है। अब जब संकट काल है, हमको एक एक रुपये का हिसाब करना होगा, और जब राज्य सरकार नए संसाधन जुटाने की तैयारी में जुटी हुई है, नए राजस्व कैसे बढ़ा सकते हैं, पानी के बोतल पर हम 30 पैसा लेना चाहते हैं, हम मक्के के प्रोसेसिंग पर हम ½ टैक्स लेना चाहते हैं, इसी तरह के और नए सेक्टर तलाशे जा रहे हैं जिसमें राज्य की आमदनी बढ़े, तो खर्च को भी घटाने के बारे में विचार करना होगा और उतनी गंभीरता से उसको लागू भी करना होगा। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि फिजूल खर्ची रोक दिए जाए और विभाग एक डाटा लेकर के पहुंच जाए कि हमने ये खर्चे कम कर लिए हैं, लेकिन वास्तव में जो इस तरीके के मिसलेनियस फंड के जो राशि होती है जिस पर खर्च होता है और उसका कोई प्रॉपर तरीके से कोई हिसाब नहीं होता है, कंटीजेंसी फंड की जो राशि होती है वो उसका कोई ऑडिट नहीं होता, तो ये जो चीजें हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश होती है, इसको भी देखना होगा कि ये चीजें ना हो, जो अत्यावश्यक चीजें हैं उसी की खरीदी हो, और इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो यथावत चलते रहे, उसमें किसी तरह की कटौती ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो, गरीबों के लिए जो राहत के काम शुरू किए जाते हैं उनके लिए जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से चलती रहे, ये सब राज्य सरकार को देखना भी होगा। सुंदरानी जी, ये बात बहुत निर्देश कई बार सरकार देते रही है कि मितव्ययिता बरतना है, फिजूल खर्ची नहीं रोकना। इससे पहले भी कई बार निर्देश आए, आप खुद भी सरकार में रहे, आपने देखा है कि एक एक बंगले में 30-30 AC भी लग जाते हैं, और जैसा धनवीर जी बता रहे हैं कई लाख की गाड़ियां भी आ जाती हैं, बंगलों पर काफ़ी खर्च हो जाता है, रिनोवेशन पे खर्च हो जाता है। ये आपसे मैं कुछ पॉइंट आउट चाहूँगा कि यहाँ पर जो सरकारों में फिजूल खर्च होती है इन्हें रोका जा सकता है, आप उसका हिस्सा रहे हैं।
नहीं, निश्चित रूप से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, विभागीय खर्चों में कटौती किया जाना चाहिए। बहुत सारे एसी के बिल सरकार के आते हैं, वो खर्चों पे कटौती की जा सकती है। कई बार हम ट्रैवलिंग पे, कई बार विदेश घूमने के नाम पे, कोई न कोई योजना के नाम पे, कहीं उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के नाम पे हम जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उतने नहीं आते जितने हम खर्च कर डालते हैं उसके ऊपर। तो ये बहुत सारे खर्चों को कटौती की जा सकती है। जनप्रतिनिधियों के जैसे एयर के खर्चे होते हैं, मंत्रियों के खर्चे होते हैं, सरकार में बैठे अधिकारियों के खर्चे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बहुत बड़ी छूटें मिली हुई है, उनको नियंत्रित करने का प्रयास करें, कहीं न कहीं रोक लगाने का प्रयास करें। अपने आप खर्चे कटौती होंगे और खर्चे कटौती करना चाहिए। मैं तो उस हर कदम का स्वागत करूंगा जिस कदम से खर्चों में कटौती की जाए। एक सेमिनार के नाम पर करोड़ों रुपए निकलते हैं, करोड़ों रुपए और उस सेमिनार से कोई कितने लोगों को क्या फायदा हुआ, कोई जरूरत नहीं है, कितने लोगों को उससे लाभ हुआ, इसकी कभी कोई स्टडी नहीं सामने आती, कोई इसका रिजल्ट विज्ञापन जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए विज्ञापन खर्च होना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कहीं ना कहीं पे भी। बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आप भी इससे वाकिफ होंगे और आप भी मानते होंगे कि हाँ, इन खर्चों पे कटौती होनी चाहिए, निर्देश मिले हैं और उसका सख्ती से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बहुत से खर्चे जो सरसरी तौर पे जनता ही गिना सकती है, बहुत से ऐसे खर्च है जो जनता की नज़र में नहीं आते, उस का हिस्सा रहे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ भी कटौती होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा अभिषेक जी कि, और हमारा तो हमने कहा है ना कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने के लिए और यहाँ के अर्थव्यवस्था, हमारी जिम्मेदारी उसको बनाए रखना हमारी जवाबदारी है, और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिससे आम जनता के जीवन में सुधार हो एवं खुशहाली में बढ़ोतरी हो। और हमारा तो ये मानना है कि छोटे छोटे अगर बजट को, जो बजट जैसे धर्मेंद्र भैया ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और सुंदरानी जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार बड़े दिल से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें होना चाहिए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारा तो ये मानना है कि अगर छोटे छोटे तिनके मिल जाए अभिषेक जी, तो छज्जे बनकर मूसलाधार बारिश को रोक देते हैं। और अगर हम ये निर्णय हमने कर लिया है, और ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, आप पिछले 1.25 साल से देख लीजिए, अगर हम निर्णय कर लिए हैं तो उस पर अमल भी होता है। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपने अभी स्वतः ही कहा कि जिस प्रकार एक एक बंगले में 46 एसी लग जाया करते थे, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा है। एक साथ 20-20 गाड़ियां खरीदी जाती थी अपने टारगेट को लेने के लिए, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा है। और पिछले 1.25 साल से जो हमारी सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ की जनता का हित देख रही है। बिल्कुल ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और एक एक वर्ड जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको फॉलो यहाँ के अधिकारी करेंगे। और मैं आपको और कहता हूँ कि अगर छोटे छोटे घास की पत्तियां को खर्च कहाँ पर कटौती की जा सकती है, सुझाव पॉइंट वार अगर आप बता सकें। मान सकती है, वो ताकत होती है। तो हम छोटे छोटे कटौती को बनेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गांव गरीब और विकास के जो कार्य हैं, जो जरूरी है, उसको बिल्कुल भी नहीं। अमित जी, आप तक आवाज आ रही है, तो मैं कुछ पॉइंट्स से चाहूंगा कि आप बताएं कि हाँ, सरसरी तौर पर यहाँ पर कटौती की जा सकती है। जी जी, रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी अभिषेक जी, पॉइंट रिपीट कर दीजिए। 2-4 पॉइंट्स मैं आपसे चाहूंगा जहां पर सरकार कटौती कर सकती है, सरसरी तौर पर ही आप। जी बिल्कुल, आपने ठीक, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, जिस प्रकार गाड़ियां जो जिस प्रकार पिछली सरकार ने गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदी थी, बिल्कुल अभी जैसा धर्मेंद्र भैया ने कहा, मैं बता रहा हूं आपको, गाड़ियां जो है बिल्कुल जो उसका एक लिमिट फिक्स कर दिया गया है, गाड़ियों की हमको आवश्यकता नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। उसी प्रकार से एक एक बंगले में इतना एसी जो लगाने की बात थी, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। और जहां से भी हम पैसा बचा सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई को हम बचाएंगे। निरंतर हमारा प्रयास है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे। जी अभिषेक, 5-5 गाड़ियां हैं, क्या उन गाड़ियों का एनालिसिस किया जाएगा कि एक अफसर के पास कितनी गाड़ी की जरूरत है और कितनी गाड़ियां स्टेट गैरेज विड्रा करेगी, या कितनी जो किराए की गाड़ियां चल रही है उसको बंद करने के लिए कोई फैसला राज्य सरकार करने वाली है? अगर 5-5 गाड़ियां हैं तो उसमें भी हम कटौती करने का पूरा उस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी देना ही वो नहीं है। गाड़ी के साथ उसका डीजल भी लगता है, गाड़ी के साथ उसका मेंटेनेंस भी लगता है, गाड़ी के साथ वो ड्राइवर भी लगता है।
तो ऐसे ऐसे कई सारे कटौतियां हैं जो हम आने वाले समय में जनता देखेगी कि हम उसको कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को हम बचा रहे हैं। बिल्कुल, सुंदरानी जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। अमित जी, आय बढ़ाने के बारे में भी, राजस्व बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। शराब का लीकेज देखिए, 47 दिन लॉकडाउन रहा, शराब बंद रही, लेकिन शराब की तस्करी पूरे प्रदेश में होती रही। अगर ये लीकेज बंद किया जाए तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक प्राप्त होगा। देखिए, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ, सुंदरानी जी, आप बड़े भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं। जब एक आदेश से आप नोटबंदी कर सकते हैं, एक आदेश से आप लॉकडाउन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप मोदी जी को बोल के अपने एक आदेश से पूरे देश पे शराबबंदी कर देते हैं। और आप विश्वास रखिए, जब आप ये निर्णय करेंगे, का वादा आप करें और मोदी जी से अपेक्षा दिया भी जलाएंगे और आप पे फूलों की वर्षा भी करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वादा जनता से आप करके सत्ता में आए और उसको पूरा करने की जवाबदारी मोदी जी पे डाल दें। बहुत अच्छे प्रवक्ता हो आप। कमेटी बनाई है, हमने कमेटी बनाई है, आपने आज तक अपने मेंबर का नाम नहीं दिया, उस पे आप नाम क्यों नहीं देते? आप बाहर कमेटियां बना के रख लो, नाम नहीं देते हैं। हमेशा कमेटियां बना के रख लो, 3 कमेटियां बना दी, जिसका रिजल्ट नहीं आना है। आप क्यों उस कमेटी को अपना नाम नहीं देते? और जिसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, आप शराबबंदी करिए और मैनिफेस्टो 5 साल का होता है। हमारे नाम देने का जरूरत भैया, आपने बंद का लिखा है अपने घोषणा पत्र में, बंद कर दो। देखिए, ये मैं आपको आज आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपने अमित जी घोषणा की है ना, आपकी सरकार उसी मुद्दे पे बनी है ना, आप शराबबंदी क्यों नहीं करते? बंदी करेगी, ये आपको मैं वादा करता हूँ। हमारा 5 साल का मैनिफेस्टो है। अब वो दारू वाले बाबा कौन है, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता हमने पूरे कर दिए हैं। ये आप उसकी चर्चा कभी नहीं करते। अरे हमने कमेटी बनाई है सुंदरानी जी, आप नाम दीजिए, 4 घंटा लिया जाएगा। 4 घंटा मंदिर मस्जिद सब बंद रहेंगे, शराब की दुकान 11 घंटा खुला रहेगी। अरे ये तो केंद्र का आदेश है, शराब की दुकान 11 रहेंगे और मंदिर बंद रहेगा। बड़े 4 घंटा है ये कि आप मंदिर को बहुत अहम विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। बहरहाल फिजूल खर्ची पर रोक लगाना, आप लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ चर्चा यहाँ पर उठी है। निश्चित रूप से अगर ये सुझाव, इस पर अमल किया जाए या जो निर्देश है उस पर सख्ती से पालन किया जाए तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ लाभ होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिजूल खर्ची रोकने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है, सबसे अहम यह है कि इस निर्देश का सख्ती से पालन हो, क्योंकि राज्य सरकार इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की बातें उठ चुकी हैं कि फिजूल खर्च रोकी जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर तक ये बातें पहुँच नहीं पाती। इसलिए इस वक्त सभी की निगाहें हैं कि जो फिजूल खर्ची है, जो विलासिता के साधन है, उनमें कटौती करके जो जनता के पैसे हैं उनको बचाया जाए और अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।